कि हम अपने हिस्से का जो कुछ कर सकते हैं वो कर दें, ताकि अगली आने वाले जो कंसर्निंग पर्सन है उसको थोड़ी कम एफर्ट करने पड़े। अगर हम अपना अपना हिस्सा डालते रहेंगे तो इंशाल्लाह ताला विद इन 6 मंथ आप वो चेंज देखेंगे जो कई सालों में भी मुमकिन नहीं हो पाया। एनीथिंग एल्स? होता है कि एम्बोबैग मल्टीपल पेशेंट पे यूज़ किए जाते हैं, लेंजिस्कोप ब्लेड यूज़ किए जाते हैं, वो स्टरलाइज नहीं होते, ठीक है, उस पर भी इम्प्लीमेंटेशन वर्क होना चाहिए। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आप उसको बारहा यूज़ क्यों करते हैं, वो जो है डिस्पोजल नहीं है? अच्छा, उसका जो मटेरियल है क्या वो 134 टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकता है? हमारे पास उन तमाम इंस्ट्रूमेंट्स का कोई भी सलूशन मौजूद नहीं होगा जो ऑटोक्लेव का 134 टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं कर सकते। और हमारे यहाँ यही मकसद था पिछले लास्ट ईयर में जो हमने जी मैम वो ईटीओ हो सकता है, प्लाज्मा हो सकता है, लेकिन हमारे पास केमिकल स्टरलाइजेशन का यहाँ पर जो है सिस्टम मौजूद ही नहीं है। जी मैम हो रही है, मैं आपको वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमारे पास जो बेसिकली सिस्टम है ना वो सिर्फ स्टीम स्टरलाइजेशन है। जो आप स्टरलाइजेशन कह रहे हैं वो या तो केमिकल स्टरलाइजेशन है या प्लाज्मा है जो लो टेम्परेचर पर भी स्टरलाइज कर सकती है, लेकिन हमारे पास लो टेम्परेचर पर स्टरलाइजेशन का कोई भी ऐसा प्रोसीजर यहाँ मौजूद नहीं है। इस वजह से यहाँ पर ज़्यादातर ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो हमारी रबर ट्यूब्स वगैरह है, मतलब इस तरह की चीजें जो प्रोसीजर्स में यूज होती हैं वो भी वो स्टरलाइज करते हैं। हाँ जी, अब उसका नुकसान ये होता है कि बाज़ का होता है रबर पैड्स मौजूद होते हैं, हमें उसका इल्म नहीं होता, और जब वो ऑटोक्लेव ओपन होता है तो हमारे बाकी इंस्ट्रूमेंट्स भी उसकी वजह से ख़राब हो जाते हैं। हाँ, अब इसका एक सलूशन मेरी नज़र में जो है, अगर वैसे तो ये मेरा फील्ड नहीं है, लेकिन बहरहाल मुझे एक चीज़ ये नज़र आती है कि अगर हम उसको दोबारा इस्तेमाल ना करें, उसको डस्टबिन कर दें, तो क्या आपके ऊपर कोई बात आती है? नहीं, पेशेंट के छोड़ दें। एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे ना वो नहीं समझ आ पा रहा। जी मैम, नहीं देखिए, आप डिस्पोज नहीं कर सकेंगे, उसकी एक्सपायरी तो हो गई, आपने उसको पेशेंट के लिए यूज़ किया, अब वो दोबारा दूसरे पेशेंट के लिए इस्तेमाल हो सकती है? इट्स मीन नहीं हो सकती। अगर स्टरलाइजेशन हो नहीं हो सकती, हमने आपको रिफ्यूज़ कर दिया, अब उसका सलूशन क्या है? वो डस्टबिन होनी चाहिए, वो डस्टबिन होनी चाहिए। जी तो हाँ जी, मैं कह रहा हूँ कि उसकी नीड्स को क्रिएट करने के लिए आपको उसको डिस्पोज करना पड़ेगा। अगर आप उसके साथ 6 पेशेंट्स को करते जाएंगे तो इंस्ट्रूमेंट्स का जो इंचार्ज है उसको क्या पता कि ये मामला कहाँ तक जाएंगे। अच्छा मैम देखें, अवेयरनेस जो है वो किसी भी काम के लिए बड़ी अहम होती है। मेरा ख्याल है कि अगर आप इसके बारे में कंसर्निंग डिपार्टमेंट्स को या प्रोफेसर साहब को या किसी को भी बताएं कि यार ये दूसरे पेशेंट्स के लिए इस्तेमाल करना बड़ा नुकसानदेह जी, और दूसरे डिस्पोज कर दें, तो हाँ जी, तो मुमकिन है अल्लाह करे इसके ऊपर तो फर्दरली थोड़ा मामला हो जाए। तो वैसे मैं इंशाल्लाह ख़ुद भी इसके ऊपर थोड़ा वर्क करूँगा, मैं इंशाल्लाह ख़ुद भी इस पर वर्क करूँगा। जी मैंने इंशाल्लाह इसके ऊपर भी वर्क करूँगा मैं। अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि हमारा जो ईटीओ का प्रोसीजर था वो मुकम्मल हो गया था, उसका PC1 भी बन चुका था, एंडिंग टाइम पर था, बोर्ड ने डिसीजन भी दे दी थी, उसका बजट भी अप्रूव हो गया था, लेकिन ऑब्वियसली ये एक बड़ा महंगा प्रोसीजर था। जब वो दोबारा गवर्नमेंट आई तो उसके बाद आपको पता है शुरू के 1-1.5 साल जो है वो नैब की वजह से बोर्ड वालों ने बड़े फैसले लेना कम कर दिए।
तो उसके बाद वो जो PC1 का जो प्रोसीजर था वो वहीं पर ठप हो गया, क्योंकि उस टाइम कोई भी बोर्ड ऐसा नहीं चाहता था कि जो बजट है जिसमें कम से कम कोई भी चीज़ 2 करोड़ से ऊपर है उसके ऊपर कोई भी डायरेक्टर जो है वो साइन करने के लिए वो जो है उसने करने कतराता था कि भाई बाद में नैप प्रॉब्लम आएगी। जी इंशाल्लाह ताला इसकी रिक्वायरमेंट्स को दोबारा मैं रेज़ करता हूँ और उसको जो है उसमें मैं आपके कंसर्निंग सभी डिपार्टमेंट से जो है इनिशियल्स भी लूँगा, रिमार्क्स भी लूँगा कि ये हमारे जो हॉस्पिटल में इसकी जो ज़रूरत है वो किस हद तक अहम है। 134 से लो टेम्परेचर पे उसको डिज़ाइन हो जाए तो फिर ये मसला हल हो सकता है। देखें वो टेम्परेचर हमारा मैक्सिमम जो स्टीम का टेम्परेचर मिनिमम लो है वो 118 है। हम 118 से नीचे स्टीम स्टरलाइजेशन को इस्तेमाल नहीं कर सकते, और जो वो पैकिंग मटेरियल्स हैं वो जो टेम्परेचर है वो 75 से ऊपर नहीं ले सकते। तो अगर हम मिनिमम टेम्परेचर 118 पर भी स्टीम स्टरलाइजेशन करें तो फिर भी वो उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं हो पाएगी। अच्छा सर, एक नियम दूर करनी रहेगा, आपने भी अपनी उसमें कहा कि लेक्चर में कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो है प्रोफेसर हजरात को इन्फॉर्म करके समझते हैं कि बड़ा कारनामा वजह सिर्फ ये है कि HOD सिस्टम इंचार्ज है ना उसकी सख्ती होती है कि पेशेंट गैप फूड हो गया, इन्फेक्टेड हो गए, ये आपके स्टरलाइजेशन का है, आपके फैकल्टी मैनेजमेंट का है, वो हमारे जो बात आती है मजबूरी है उनको बताना। देखें मैंने आपको वही अर्ज़ किया कि सबसे पहले बात यही हो रही थी कि अगर हम रिकॉल की अवेयरनेस नहीं देंगे तो वो हर बंदे को ऐसा फील होगा कि अगर रिकॉल होगी तो मलबा मुझ पे गिरेगा। हम चाहते हैं कि रिकॉल को एक प्रोसीजर की तरह ही देखा जाए, ताकि अगर कहीं पर भी अच्छा माइट पॉसिबल ऐसा भी तो हो सकता है कि आपसे गलती ना हो, एक डॉक्टर इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कर रहा हो उसके हाथ से गिर जाए, ऐसा भी तो मुमकिन है। तो जी तो तब रिकॉल की ज़रूरत तब भी पेश आएगी, लेकिन उस टाइम उसको देखने वाला सिर्फ अल्लाह ही होगा जो इस प्रोसीजर्स को वापस लेके जा सकता है। वो सर्जन का पसीना भी स्टरलाइज होता है। मैं यकीन करें अक्सर औक़ात ऐसा भी होता है कि सर्जन लगा होता है और सिस्टर बजाय के गाइड करने के उनको ये भी कह रही थी सर चाय का टाइम हो गया है। सिस्टम नहीं कहना होता, उनके असिस्टेंट आते हैं। ऐसा ही है मैम। जी मैम। आप जैसे स्टीम करवा ली, सेट करवा ली, रीलेट करवा ली, और जो आजकल पैकिंग रैपिंग शीट में कर जी मैम। वो बता दें कितनी देर के बाद हम रीन्यू करा लें। देखें अगर तो आपने लीलन में हमें भेजा है उसकी तो एक्सपायरी 24 आवर भी मैं नहीं गारंटी देता, लेकिन अगर हमारी वो रैपिंग शीट्स के अंदर पैक है तो आप उसे मैक्सिमम 1 वीक तक जो है कर सकते हैं। अगर आपकी स्टोर कैपेसिटी के अंदर कुछ मौजूद ना हो, आपने उसको कबर्ड में रखा, उस कबर्ड में पहले से दीमक थी, ठीक है जी, जो उस पेपर को डैमेज कर सकती है, उस पेपर में एंटर भी हो सकती है, ठीक है जी। या माइट पॉसिबल ये भी मुमकिन है कि जिस आपने कबर्ड में रखा वहाँ पर वो रैपिंग जो शीट थी वो फट गई। अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो तो आप उसको भेज दें, वरना आप उसे 7 डेज़ तक उसकी एक्सपायरी कंसीडर कर लें कि 7 डेज़ तक आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे 5 दिन हो आप उसको दोबारा CSSG वापस भेज दें, ताकि आपके पास बैकअप जो है वो सिक्योर रहे। और मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप कोशिश करें कि अपने तमाम तर इंस्ट्रूमेंट्स को एक पैकिंग बॉक्स में लाएं। अगर आपके पास मौजूद नहीं है तो मार्केट में ये बहुत सस्ते हैं, पोर्स वाले बॉक्स जो होते हैं। अगर कोई भी एक सिस्टर जाए उसको आइडिया हो जाएगा कि मेरे पास जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसकी जो कैपेसिटी है, उसका वॉल्यूम जो है, उसकी किस हद तक मुझे बॉक्स चाहिए। अगर वो बॉक्स परचेज़ कर लिया जाए, मैक्सिमम उसकी जो रेंज है वो 300 से स्टार्ट होती है और 700 तक जाती है। अगर उन बॉक्सेस में आप भेज दें, अगर आप वो 300 वाले या 600 वाले 5 बॉक्स भी ले लें तो मेरा ख्याल है आपका उस दिन का वर्कआउट कंप्लीट हो जाता है। और 6 बॉक्स उसके बैकअप के लिए रख लिए जाएं तो मैक्सिमम 2500-3000 रुपये का ये खर्चा है। उससे ये होगा कि कम से कम वो पैकिंग में आएंगे, हम उन्हें रैपिंग शीट्स में करेंगे, उनकी एक्सपायरी एक्सटेंशन हो जाएगी और थोड़ा सा इन्फेक्शन की तरफ हमारा सिस्टम सिक्योर हो जाएगा। आपने रिकॉल का बता दो, नेक्स्ट आपने कब उनकी क्लास जी जी वो भी पता था कि ये कॉन्शियस रहा करें कि नेक्स्ट हमारी क्लास। जी मैम, दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, मैंने आपको बताया कि हमारे पास 3 इंडिकेटर्स मौजूद है जिसके ऊपर हमारा मकसद है कि 12 आपको ब्रीफिंग दी जाए। उसमें से हमने अभी वर्क किया है रिकॉल्स के ऊपर।
अब जो अगला जो हमारी मीटिंग होगी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम विद इन 2 वीक्स उसको दोबारा जो है वो वाइंड अप करें और मदद करने के बाद मामला आगे बढ़ाएं। लेकिन अटेंडेंस और आप सबके लोगों की मौजूदगी हमारे लिए उतनी अहम है जितनी आज थी। और मेरी कोशिश ये है कि अगली दफ़ा जब आप आएँ तो अपने साथ एक OTs को ज़रूर लेकर आएँ, ताकि जिसने वर्क करना है, जिसने काम करना है, कम से कम उसको भी थोड़ी सी अवेयरनेस मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। थैंक यू सो मच मैम, बहुत शुक्रिया आपका।